हो गया। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जी, आज हम जलवायु को भी कंप्लीट कर लेंगे भाई। हम किसकी बात कर रहे थे? हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे ना। अपना बिंदु क्या चल रहा था? राजस्थान की जलवायु। और इस राजस्थान की जलवायु के अंदर हम राजस्थान की जलवायु कैसी है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टरों की बात कर ली थी। और उसके बाद में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भी किया था। और किसके अनुसार किया था? कोपेन के अनुसार भी किया था। और आपके थानवेट के अनुसार भी किया था। और एक सामान्य वर्गीकरण भी हम लोगों ने किया था साहब। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब, है ना? चले आगे साहब। जी, अब अगले बिंदु आप लोग लिखोगे राजस्थान में ऋतुएं। नेक्स्ट बिंदु लिखोगे राजस्थान में ऋतुएं, कि भाई राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, उनकी बात करते हैं जी। तो आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान की ऋतुएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। देखो साहब, सबसे पहली ऋतु जो आती है नंबर 1, उसकी बात करें, वो आपके है ग्रीष्म ऋतु। वह आपके ग्रीष्म ऋतु। और इस ग्रीष्म ऋतु की बात करें, कहने के लिए तो मैं इसमें 100, 200, 500 बातें पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन मतलब नहीं है कि भाई बेहिसाब चलने के लिए वो चीजें जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके फैक्ट भी आपके यहां से आ जाए सब। जी, देखो यहां से सबसे पहले जब हम इसकी बात करें, इसकी अवधि की बात करते हैं साहब, इसकी अवधि। और भाई इसकी अवधि जो है सामान्यतः ये होती है आपके मध्य मार्च से और कहां तक है? ये होती है आपके मध्य जून तक। मध्य मार्च से लेकर के और मध्य जून की बात करें, मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून का जो समय होता है उसे कहा जाता है आपके ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर यदि हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पर इसके अंदर सामान्यतः हमारे यहाँ पर हवाओं की दिशा, कि भाई ग्रीष्म काल में हवाएं किधर से किधर चलती हैं। और ये हवाओं की दिशा जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, है ना? हवाओं की दिशा की बात करें, गुरुजी हवाओं की दिशा किधर चलती है? तो बेटा एक तो याद रखना, हवाओं की दिशा ये 2 टाइप से याद रखना। पहली चीज, ये चलते हैं आपके किधर से किधर? ये चलते हैं आपके जल से स्थल की ओर। ये किधर चलती हैं? जल से स्थल की ओर। अब आप कहोगे सर ये कहां से नई लाइन आ गई? जल से स्थल की ओर आएगी भाई, अभी बताता हूं कहां से आई। जैसे हम भारत की बात करें, ये आपका भारत है और इस भारत के अंदर ये आपका हो गया भारत जी। और यहां से मैं कह दिया भाई ये आपका क्या हो गया? भारत। और ये आपका क्या हो गया? राजस्थान। और ग्रीष्म काल का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ पे तापमान क्या होगा? ज्यादा साहब, है ना? यहाँ पर अभी तो ग्रीष्म काल का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर तापमान क्या होगा? अधिक। भाई ग्रीष्म काल में हमारे यहाँ पे तापमान अधिक है। क्योंकि अधिक इसलिए है क्योंकि सूर्य किसके ऊपर चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ से होकर के आपकी गुजरती है भूमध्य रेखा, और एक दक्षिण से होकर के गुजरती है आपके मकर रेखा। तो ये मकर रेखा वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे तापमान क्या होगा? कम। यहाँ पे तापमान कम होगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर है। भाई ग्रीष्म काल का मतलब है 21 जून को सूर्य कहाँ पर है? कर्क रेखा के ऊपर। तो यहाँ पे तो तापमान ज्यादा होगा और यहाँ पे तापमान कम होगा। जब यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके वायुदाब क्या होता है? कम होता है। और जब यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो तापमान कम होता है, तो यहाँ पर आपका वायुदाब क्या होता है? अधिक। यहाँ पर वायुदाब क्या होता है? अधिक। और याद रखना हवाएं जो है ना पौने, ये पौने हमेशा उच्च वायुदाब से या अधिक वायुदाब से और किधर चलती हैं? न्यून की ओर चलती हैं। तो ये हवा अधिक वायुदाब से और कम की ओर चलेंगी। तो ये हवाएं देखो किधर आ रही हैं? ये आपका अरब सागर, ये हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये तो आपका जल है। और जल से किधर आ गई? आपके इस स्थलीय भाग की ओर। तो इसीलिए मैंने कहा जल से स्थल की ओर होती हैं। और जब जल से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें कहा जाता है आपका जल समीर। तो इस समय आपके जल समीर चलती हैं। एक हवाओं की दिशा की बात करें तो ये होती हैं आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अर्थात ये जो हवाएं चलती हैं ना, ये बेसिकली दक्षिण और पश्चिम के बीच से आती हैं और जाती किधर हैं? ये आपके उत्तर और पूर्व के बीच में जाती हैं। इस प्रकार से हवाएं जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं साहब जी, है ना? तो ये आपकी हो जाएगी कि हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। एक तो बात ये होगी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
एक आपके यहां से आ जाता है इस समय तापमान की बात करें कि गुरुजी ग्रीष्म काल में तापमान, तो तापमान में जाएगा कि राज्य में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। ये क्या कहता है कि राज्य में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर तापमान में थोड़ी सी विभिन्नता है। जैसे खास करके मैं कहूँ आपके पश्चिमी राजस्थान, तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो है ना आपके तापमान अधिक होता है। यहाँ पे तापमान अधिक है और यहाँ पे तापमान अधिक है, तो ये तापमान हो जाता है आपके 45 डिग्री से और 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पे तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तापमान अधिक होता है क्योंकि बालू मिट्टी है, तो वो आपके यहाँ से आ जाता है साहब। उसके बाद में है ना, उसके बाद में एक यदि हम बात करें आपके इधर की बात करें, पूर्वी की कह दे, दक्षिणी की बात करें, यहाँ पे आपके थोड़ा सा तापमान क्या होता है, तापमान आपके यहाँ पर कम होती है। यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है। और इधर की बात करें तापमान कम होता है, तो यहाँ पे तापमान आपके होता है साहब 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अवधि होगी, हवाओं की दिशा की बात होगी और तापमान की बात होगी साहब। ओके भाई, ट्रिवार्थ वाला नहीं करूंगा बेटा, अपने काम का भी नहीं है ना जी। चलो आगे देखें। हाँ जी भाई, आगे चलते हैं साहब। उसके बाद में नेक्स्ट और आगे बढ़े, एक आता है वर्षा की बात करें। वर्षा, तो वर्षा में आता है कि सामान्यतः ग्रीष्म काल में, सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है। वर्षा का अभाव, सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव है। वर्षा का अभाव का मतलब बारिश नहीं होती साहब, है ना, बारिश नहीं होती साहब, है ना। एक यदि हम बात करें, लेकिन एक आ जाता है कभी कभार तेज आंधी के साथ वर्षा होती है। तेज आंधी के साथ वर्षा होती है, कभी कभार तेज आंधी के साथ वर्षा होती है, जिसे दोंगड़ा कहते हैं। दोंगड़ा कहते हैं जी। इसका मतलब हुआ कि भाई राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? दोंगड़ा। राजस्थान में, जी हाँ नरेंद्र, राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में होने वाली जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? दोंगड़ा साहब। चलो आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि गुजरात राजस्थान में कौन सी वर्षा दो भागों में बांटती है? तो ये भौतिक प्रदेश को पढ़ो भाई, पढ़ो साहब, पढ़ो। तुम ये ऐसे प्रश्न कहाँ से लाते हो? मतलब आदमी आराम से पढ़ाने आता है तो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं होता है क्या? जैसे कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा, किसकी बात कर रहे हो? यूं मतलब तुम्हारे दिमाग में ये ऐसी उपज कहाँ से आती है? फिर कहते हो जी कमेंट्स नहीं करते हो सर, पढ़ते हो कमेंट्स नहीं करते हो। कर लिए तुम्हारे कमेंट्स, कोई काम के नहीं है। हाँ कोई मतलब कोई सर टांग पूछो उस पर्सन के तो उसको वैल्यू भी करूं। बिना टांग पूछे क्या करूं साहब जी। एक आ जाता है यहां से, एक आता है कि ग्रीष्म काल में, एक आता है ग्रीष्म काल में राजस्थान कह दो, या राजस्थान के अंदर भी कुछ पूछे तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल। ग्रीष्म काल में राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थल उच्च ताप व न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर बताया था कि भाई ग्रीष्म काल के अंदर
है ना। ग्रीष्म काल के अंदर यही बताया था मैंने इस हवाओं की दिशा को लेकर के कि अपने यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होती है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। एक आ जाएगा अतः केंद्र होता है, एक आ जाएगा तो एक आ जाएगा कि पश्चिमी मरुस्थल कह दो, पश्चिमी मरुस्थल, या मैं कह दूं ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का, भारतीय मानसून का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। यदि आ जाए कि भाई भारत के अंदर मानसून का जनक कौन सी ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु। और पूछे कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि भारतीय मानसून का जनक है, तो पश्चिमी मरुस्थल। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि ये आपको बता भी दिया, समझ में आ भी गया होगा पढ़ने वालों को तो, कि ये राजस्थान है। और इस राजस्थान में क्या बना था, यहाँ पर उच्च वायुदाब, उच्च तापमान और न्यून वायुदाब, और इसकी वजह से दक्षिण से हवाएं आती हैं। जब ये हवाएं आती हैं जल के ऊपर से, तो जल के ऊपर से आते हैं तो नमी ले लेती हैं और आकर के क्या करते हैं, वर्षा। और जब बारिश होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, भारतीय मानसून। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु कह दो, यदि ग्रीष्म ऋतु नहीं होती तो हवाएं आपके इधर नहीं चलती साहब। हाँ भाई, मैं ही हूँ पीसी जी, मैं जिम्मेदार हूँ। अब सुनो एक बात, एक कमेंट्स आया, सुना, नाम नहीं लूंगा सर। एक टीचर का मेन मुद्दा ये होता है कि स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन का आंसर दे। हर स्टूडेंट यही सोचता रहता है कि उसके अपने टीचर से जवाब फिक्स और स्टैटिक आंसर मिल जाएगा, यही आशा रखता है। सर आप पर भरोसा करके हमने कोर्स के लिया, तो बेटा मैंने प्रश्न पूछा मुझसे कि राजस्थान को 2 भागों में आने वाला रखा, तो क्या मैंने पढ़ाया नहीं? क्या जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी मैं उसको यहीं दोबारा पढ़ाऊँ? एक भी प्रश्न ऐसा हो जो पिछले पढ़ा है उससे पूछो। आप पूछोगे परिवहन का, तो मैंने भी पढ़ाया नहीं तो उसका जवाब क्यों दूंगा? मैंने पर्यटन पढ़ाया नहीं, उसका जवाब क्यों दूंगा? अब एक बच्चे ने पूछा राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? भाई किसके आधार पर? सामान्य वर्गीकरण के आधार पर, कोपेन के अनुसार, किसके आधार पर? प्रश्न तो होना चाहिए ना। मैं आ जाऊं, गुरुजी राजस्थान में टेढ़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अरे ये प्रश्न थोड़ना है, प्रश्न थोड़ना है ये कि गुरुजी प्रश्न है। ये प्रश्न है क्या? आप कह तो देते हो कि हाँ जी जवाब दो, अरे प्रश्न तो देखो ना। ये तो बात है ना सब पंगा। मैं देख रहा है जी अनूपगढ़ है कि नहीं है? है भाई जी, अनूपगढ़ है, जिला है, क्या करें बताओ। एक देखना सर, गोडाउन अपना प्रजनन कहाँ करता है? बताओ, अब ये बताऊं उसको मैं। जब वन्य जीवों की बात आएगी तब बात कर लेंगे गोडाउन की, कि आज ही बताऊं? मतलब इनको ये बताओ। हम मुझे बताया कि बच्चा उम्मीद करता है, लेकिन बच्चा उम्मीद ये करे कि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो है कि नहीं है? राजस्थान के अनुसार सबसे जलवायु बड़ा जलवायु प्रदेश, अरे किसके अनुसार? इसका क्षेत्र होता है कि जलवायु कोई ऐसे ये यहाँ मैं एक पैर इधर हो गया, ए आले, अब मैं दूसरी जलवायु में आ गया, ए आले, मैं दूसरी जलवायु में आ गया, कोई लाइन खींच दी कि जलवायु की। मतलब ऐसा कौन सा आदमी पैदा हो गया जो जलवायु की लाइन खींच दे कि गुरुजी यहाँ तक तो है ना आदर है, और ये आले अब शुष्क में आ गए, सर अब आदर में आ गए, अब शुष्क में आ गए। अरे लाइन होती है कि जलवायु वायुमंडल की दशाएं हैं, कोई सीमा रेखा नहीं है कि गुरुजी ना उरा खड़े हूं, यहां खड़ा है, इधर तो मैं शुष्क जलवायु में, और ए आले गुरुजी इम आगो आ आदर जलवायु, आ गुरुजी वापस शुष्क में आगो। अरे कोई लाइन थोड़ी आदर की शुष्क की, एक एरिया होता है जलवायु में। गुरुजी उनकी लाइन खींच दो, खींच दी लाइन। कुछ तुक हो पर्सन का तो बेटा उसको पढ़ा जाता है, लाइन ही खींच दो, मौज कर दी। मतलब कुछ तो एक पर्सन को समझ, आप लेवल देखो तो सही कि क्या बनाते हो आप लोग।
और क्या, तो क्या कहूंगा, जलवायु गुरुजी ना लाइन खींच दो, खींच दी लाइन। भाई इनसे परेशान नहीं है, पता है वो क्या करते हैं, कमेंट्स फिर बार बार यही कमेंट्स बोलो, लिखो, ये एक चालू कर देते हैं। सर उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो करते हो लेकिन पुरानी क्लास तो देखो। अब उसमें उसको ये बता दूं क्या, उसको ये बता दूं कि राजस्थान को 2 भागों में वर्षा रेखा कौन सी है, बता दूं? नहीं बताऊंगा साहब, पहले बता दिया आपको मैंने, उस समय नींद में था क्या वो? शर्म उसको आनी चाहिए कि पहले पढ़ा दिया, उसको पढ़ते नहीं हो आप। जो शर्म तुम्हें आनी चाहिए वो आप गुरुजी पे चढ़ा देते हो साहब। पढ़ा आपने पहले पर्सन से लेकर के अभी तक, वो पढ़ते नहीं हो, और अब आके 50 राजस्थान के 2 भागों में कौन सी बात है, बांट दी। पहले तो नींद में बैठा रहो। आ जाओ, पश्चिमी मरुस्थल, भाई यहां तक पढ़ाया, उसमें कोई कंटेंट गलत हो तो बोलो। अब पता नहीं कहां के पर्सन क्या लाते हो। पश्चिमी मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहते हैं। भाई कहते हैं साहब, ये वर्षा को आकर्षित करती है जी, है ना, भारतीय मानसून का जनक कहते हैं इन दोनों को, ठीक है जी। और इसका कारण क्या है, कारण ये है कि क्या करती है, वर्षा का आकर्षण, वर्षा को आकर्षित करती है, वर्षा को आकर्षित करती है। तो प्रश्न आ जाए, आकर्षित करती है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो भारतीय मानसून का जनक है, ये भारतीय मानसून वर्षा को आकर्षित करता है। तो कौन सा जगह, आपके पश्चिमी मरुस्थल। ये उस समय समझ में नहीं आता, अब लिखाना मेरा जरूरी थी सब, ये है साहब। आगे यहां से चलो और आगे देखो जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़े और गुरुजी क्या क्या चीजें आती हैं से। एक आता है कि ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं। अब एक बच्चा आएगा, सिर्फ धूल भरी आंधियां कहां चलती हैं, अफ्रीका में चले, पढ़ रहे राजस्थान का भूगोल, और क्या कहेंगे, हाँ कि कहां चलती हैं। तो ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती हैं सब, और यहीं से 2-3 प्रश्न आता है। एक तो धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो एक तो आता है कि सर ये धूल भरी आंधियां है ना, इसका सेकंड ग्रेड में वो प्रश्न आया कि गुरुजी इसका कारण क्या है। तो बेटा इसका कारण आता है संवहनीय हवाएं, संवहनीय पवनों का चलना, संवहनीय पवना या हवाओं का चलना। गुरुजी इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझो, ये क्या है, रटना है, थोड़ा सा बता देता हूं साहब। हाँ जी, डोपो राजस्थान की जलवायु में बदलाव नहीं हुआ, वो राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश में बदलाव हुआ है। पढ़ना चालू करो, अखबार में पढ़ाया था ना, तो वो आपके राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कृषि का चैप्टर है वो। सर आप हमारे क्वेश्चन समझ नहीं पाते बेटा, तो मैं टॉपिक से हट करके प्रश्न नहीं समझूंगा आपके। मैं एक बार नहीं, मैं आपसे रोजाना ये कहूंगा कि टॉपिक से हट करके मैं आपका प्रश्न मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझूंगा। आप भी इस चीज को समझो, टॉपिक से रिलेवेंट कोई बात हो तो बोलना, इसके अलावा बोलोगे तो मैं उसका जवाब मेरे बच्चे नहीं दूंगा। दूसरी चीज, जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है, और उसका पूछोगे तो भी मैं जवाब नहीं दूंगा। समझ गए बात को, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे पुराने पूछोगे तो भी जवाब नहीं दूंगा, और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसके अलावा आगे जो टॉपिक है उनके जवाब भी नहीं दूंगा। जो पढ़ा रहा हूं उसी संबंधित, इसके अलावा जवाब नहीं दूंगा जी। धूल भरी आंधियां, इसका कारण क्या है, संवहनीय पवनों का चलना जी। गुरुजी इसका मतलब क्या था, जैसे ये आपके धरातल है, ये आपके है धरातल, और इस धरातल के ऊपर सपोज करो, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो जलवायु में अंदर होती हैं साहब। यदि हम बात करें, यहां पर किसी कारण से इस स्थान के ऊपर आपके क्या हो गया, तापमान जो है ना ये अधिक हो गया, यहां पे तापमान अधिक हो गया। तापमान अधिक होने पर ये धरातल भी क्या हो जाएगा भाई, धरातल भी तो गर्म होगा। तापमान अधिक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, धरातल गर्म हुआ। जब धरातल गर्म हुआ तो इस धरातल के पास हवा है, वायु है, ये वायु भी क्या होगी, गर्म, क्योंकि धरातल के संपर्क में क्या है,
हवा है साहब। अब जब हवा गर्म होगी तो हवा गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, और हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना, उसी को क्या बोलते हैं, संवहनीय पवनें। ये मैंने आपको बताया नहीं था क्या? ये भी तो मैंने आपको बताया साहब, है ना। ये बताया था कि हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना संवहनीय पवनें। तो किसी स्थान के ऊपर तापमान अधिक होने पर उसके पास की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ गई तो यहाँ पे तो हवा क्या होगी, अब तो यहाँ पर हवा है ही नहीं, ये जगह तो क्या हो गया, खाली। अब खाली हो गया तो इसको घेरने के लिए इधर से भी हवा आती है और इधर से भी हवा आएगी, और जब ये हवा आती है तो भाई यहाँ पे तो मिट्टी कैसी है, धूल ही तो है, या रेत है, या बालू है, तो ये उसको उड़ा करके ले आती है। और जब ये हवाएं चलती हैं तो उस धूल या रेत या बालू को उड़ा करके ले आते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, धूल भरी आंधियां होती हैं। तो ये धूल भरी आंधियों का रीजन क्या है, संवहनीय पवनों का चलना, अर्थात किसी स्थान से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, और यदि ऊपर नहीं उठती तो यहाँ पर हवा खत्म नहीं होती, हवा खाली नहीं होती, हवा खाली नहीं होती तो इधर इधर से हवा नहीं आती, तो यहाँ की हवा ऊपर चलेगी और इस जगह खाली होगी, इसको भरने के लिए इधर इधर से आपके यहाँ से आ जाती है सब। जी भाई आगे देखो, तो उसका कारण है संवहनीय पवनों का चलना। एक यहाँ से आता है कि गुरुजी धूल भरी आंधियों की बात करें, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ चलती हैं, सर्वाधिक, और ये चलते हैं आपके गंगानगर में। सर्वाधिक कहाँ चलती हैं, गंगानगर के अंदर, सर्वाधिक गंगानगर में चलती हैं। और कितने दिन, तो ये आपके आ जाएंगे 27 दिन, 27 दिन जी। एक आपके यहाँ से आ जाएंगे, सर कोपेन और थानवेट के जिले एक जैसे हैं क्या, किसने कहा एक जैसे हैं, मैंने AW का बताया था, बाकी सबके अलग अलग बताए, उनको पढ़ो भाई। अरे हैप्पी सिंह गंगानगर नहीं बनाती भाई, नहीं बनाती, नहीं बनाती, नहीं बनाती, नहीं बनाती, मुझे पता है। रुक जा गुरुजी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा मेरे बच्चे, और ऐसा है तो मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं बनाती बेटा जी। और एक आता है आपके न्यूनतम, और न्यूनतम कहां पर, झालावाड़। कब, 1, 2 या 3 दिन, भाई 1 दिन भी हो जाए, 2 दिन भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए साहब, ये आपके यहां से आ जाती है। चलो आगे बढ़े यहां से। नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है, एक आता है कि ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में बबूड़िया चलते हैं। आप गर्मियों में देखे होंगे वो गोल गोल घूमते रहते हैं गांव में, और उसमें कोई बीच में कुछ चीज आ गई, कपड़ा, प्लास्टिक की थैली, वो ऊपर उड़ जाती हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बबूड़िया। तो ग्रीष्म काल में बबूड़िया चलते हैं साहब। और बबूड़िया का मतलब होता है आपके छोटे चक्रवात, छोटे चक्रवात। तो ग्रीष्म काल में हमारे यहां पर क्या चलते हैं, बबूड़िया भी चलते हैं साहब। एक आपके यहां से आता है कि ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में राज्य में लू चलती हैं, लू चलती हैं साहब, लू। राज्य में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू बोलते हैं। तो ये क्या है, गर्म व शुष्क हवाएं। लू क्या है, गर्म व शुष्क हवाएं हैं, जो कि ग्रीष्म काल में हमारे यहां पर चलती हैं साहब। जी भाई चलो और आगे चलते हैं साहब। एक आगे चले यहां से, एक आता है कि भाई सबसे, ग्रीष्म काल की बात करें, एक आता है सबसे गर्म जिला। तो सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। और एक आ जाए सबसे गर्म स्थान, तो ये कौन सा है, फलोदी। अब आपके कईयों के दिमाग में बहुत तगड़ी खुरापात होती है, वो कहते हैं सर फलोदी भी तो जिला बन गया। भाई जिला बना ही है, अभी उसके डाटा नहीं आए हैं, तो अभी तक हमारे पास क्या है, चूरू के डाटा है साहब जी। उसके बाद आगे चलते हैं साहब। एक आ जाता है कि ग्रीष्म काल में, चाहे ऐसे भी कह देते हैं, 2 तरीके से आता है। ग्रीष्म काल में महान मरुस्थल क्षेत्र, महान मरुस्थलीय क्षेत्र, ये भी आ जाए, या
पर्टिकुलर नाम आ जाए जैसलमेर का कि महान मरुस्थलीय क्षेत्र या जैसलमेर में रात्रि काल ठंडा होता है, क्यों? यह प्रश्न भी खूब आया हुआ टीचर भर्ती परीक्षा में कि भाई ग्रीष्म काल के अंदर पश्चिमी राजस्थान की बात करें या हम बात करें आपके किसकी, जैसलमेर की बात करें, वहां पर रात्रि काल एकदम ठंडे हो जाते हैं। सुबह सुबह आते आते जो है ना, सुबह आते आते वहां पे ठंड हो जाती है। और उसको लेकर के ऐसा कारण क्या है, तो मैं कारण देता हूं। नंबर 1 रेतीली मिट्टी का होना, रेतीली मिट्टी का होना एक कारण। कारण नंबर 2 वनस्पति की कमी। कारण नंबर 3 वर्षा की कमी। और कारण नंबर 4 आसमान का साफ व स्वच्छ होना। ये 4 कारण है। आपके पहला प्रश्न तो यही है साहब। पहला प्रश्न है कि रेतीली मिट्टी का होना, बताओ दिखा क्यों। यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है ना, इन 4 ऑप्शन की बात करें, ये 4 ऑप्शन है कि भाई किसकी वजह से जो है ना पश्चिमी राजस्थान के अंदर रात्रिकाल ठंडा होता है, तो उसका कारण जो आएगा वो आएगा, यदि चारों आ जाएं तो वो आ जाएगा आसमान का साफ व स्वच्छ होना। इन 4 की बात करेंगे तो आपको टिक लगानी होगी क्या, वो लगानी होगी आसमान का साफ एवं स्वच्छ होना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ये आपका धरातल है पश्चिमी राजस्थान धरातल, और यहां पर दिन के समय की बात करें तो दिन के समय में बहुत सारा ताप आता है और उसकी वजह से आपका ये धरातल गर्म हो जाता है। सब हो गया। अब रात के समय में इस धरातल से हवा गर्म होकर के ऊपर जाती है, ये गर्म हवा ऊपर गई, उसके बाद ऊपर जा करके ये हवा हो जाती है ठंडी, फिर ये नीचे आती है, वापस धरातल से गर्म होती है और फिर ऊपर जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर नीचे आती है, वापस धरातल का ताप लेती है, उस ताप से गर्म होती है और फिर ऊपर जाती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है और आपका धरातल क्या हो जाता है, ठंडा। क्योंकि धरातल जो ताप है उसी ताप से गर्मी होती है, तो धरातल का ताप हवा में आ जाता है और हवा गर्म होकर के ऊपर चलेगी, ऊपर हवा ताप को छोड़ देती है, वापस नीचे आती है ठंडी, फिर गर्म होकर जाती है। तो धीरे धीरे प्रोसेस होती रहती है। आपने देखा होगा कि भाई सूर्य अस्त होते चीजें ठंडी नहीं हो जाती, सूर्य अस्त होते ही ठंडी नहीं हो जाती है सब, है ना। सूर्य अस्त होते पृथ्वी ठंडी नहीं होती, अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती। उसका रीजन ये है क्योंकि, और यदि आसमान साफ नहीं होता, आसमान साफ नहीं होता तो आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि बादल होते तो ये गर्म हवा जो ऊपर जा रही थी वो यहीं रह जाती और पूरा का पूरा ये भी क्या रहता, गर्म रहता। तो ये है। तो ग्रीष्म काल में, हाँ भाई हैप्पी करा दूंगा राजी, 4 लाइन लिखनी है, करा दूंगा, खुश आ जाए। तो यहां पर आसमान का साफ और स्वच्छ होना, इन 4 में से एक पूछे तो ये है। और यदि ऐसे देखें तो 4 ही हैं, ऐसे देखें तो आपके 4 ही हैं, क्योंकि यहां पर रेतीली मिट्टी भी है, वनस्पति भी कमी है, वर्षा की भी कमी है और ये भी है। तो 4 फैक्टर आपके यहां से आ जाएंगे साहब। जी हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब अगला थोड़ा सा और आ जाता साहब, एक आपके यहां से आ जाता है वो ये जो कि आपके टीचर भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ, सब टीचर भर्ती परीक्षा में आया। और वो आपके आया हुआ है ग्रीष्म काल की बात करें कि भाई ग्रीष्म काल में राजस्थान में समवायुदाब रेखा, वो आता है आपके कि ग्रीष्म काल में राज्य में समवायुदाब रेखा। सर समवायुदाब रेखा क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। समवायुदाब रेखा का मतलब है समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समवायुदाब, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा साहब। जी हाँ भाई बैंसला, उनको क्या बोलते हैं, समवायुदाब रेखा। और अपने ग्रीष्म काल में राजस्थान के अंदर कौन कौन सी समवायुदाब रेखाएं आते हैं उनकी बात करते हैं। तो
आपके यहाँ से एक छोटा सा मैप है, बाद में हटा दूंगा इसको मैं जी। जैसे ये हो गया आपका राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में कौन कौन सी समवायदाब रेखा गुजरती है वो चीजें हैं सब। ये आया हुआ टीचर भर्ती परीक्षा में, लेकिन एक बार आ गया इसका मतलब नहीं कि बार बार ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। ये आपके राजस्थान है साहब जी। और यहां पे देखो, अब एक तो आपको पता होगा, शुरू में बताया था मैंने कि तापमान और वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध। तापमान और वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। और तापमान और वायुदाब में जब विपरीत संबंध होता है तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब क्या होगा, कम, और जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब होगा ज्यादा। ये तो अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये तो माइंड में फिक्स होनी चाहिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। जी हाँ, हाँ बेटा नरेंद्र। तो राजस्थान में ग्रीष्म काल में जो समवायदाब रेखा गुजरती हैं वो है आपके 997 से 1000 मिलीबार MB। वायुदाब को दर्शाने का इकाई है मिलीबार। तो राजस्थान में 997 मिलीबार से लेकर के और 1000 तक समवायदाब रेखाएं गुजरती हैं। अब 997 में कहां से होंगी, जाहिर सी बात है वहां होंगी जहां पे तापमान ज्यादा होगा, वहीं पे तो वायुदाब कम होगा। तो आपके यहां से ये जो वायुदाब रेखा है ये आपके 997 मिलीबार है। बाड़मेर का पश्चिमी भाग हो जाएगा, थोड़ा सा बाड़मेर कह दें, जैसलमेर कह दें, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर से होती हुई 997 मिलीबार। ये तो आपके यहां से हो गए जी कुलदीप। उसके बाद में जैसे आपके इधर से कह दूं जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर की बात करें, इधर से होता हुआ झुंझुनू सीकर की बात करें, यहां से होता हुआ आपके गुजर जाती है 998 मिलीबार। यहां पर आपके 998 मिलीबार है जी। उसके बाद में यदि मैं कहूं आपके जालोर है, पाली है, ब्यावर है, अजमेर है, जयपुर है, अलवर की बात करें और डीग से होती हुई यहां से आ जाती है आपके 999 मिलीबार। 999 मिलीबार। क्वेश्चन कैसे आया, 997 मिलीबार रेखा कहां से गुजरेगी, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। इनमें से कोई रॉकेट्स, भाई क्वेश्चन जो चीजें हैं वहीं से आएंगे बेटा, और नहीं आएंगे। उसके बाद में जैसे हम बात करें, एक आपके जाएगा जैसे सिरोही है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ की बात करें, इधर से होते हुए आपके 1000 मिलीबार। इधर से क्या गुजर गई आपकी 1000 मिलीबार की रेखा। तो ये आपके यहां से आ जाती है। तो ये समवायदाब रेखा है जो आपके 997 से 1000 मिलीबार, और एक बार आया था 1000 मिलीबार रेखा कहां से गुजरती है, तो ये आपके कहां से है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ से, ये आपके यहां से आई है सब जी। तो ये आपके राजस्थान में समवायदाब रेखाओं की बात हो गई जी। चलो, तो ये हो गई आपकी ग्रीष्म ऋतु एक। इस ग्रीष्म ऋतु के बाद आगे चलें, अगली आपके आ जाती है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आपके यहां से आ जाती है आपके वर्षा ऋतु। जी हां, वर्षा ऋतु की यदि हम बात करें कि गुरुजी एक तो आती है अवधि, इसकी अवधि कब से कब है, तो इसकी अवधि आ जाती है आपके मध्य जून से और सितंबर तक। मध्य जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय, उस समय वर्षा ऋतु है। इस वर्षा ऋतु के अंदर भी यदि हम हवाओं की दिशा की बात करते हैं, हवाओं की दिशा, तो ये हवाओं की दिशा ये आपके रहती है वही दक्षिण पश्चिम से, और ये जाती है आपके उत्तर पूर्व की ओर। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी अपने भारत के वर्षा ऋतु के अंदर भी हमारे भारत में जो हवाएं चलती हैं ये आपके किधर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से चलती हैं पूरे भारत में, और किधर जाती हैं, आपके उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं सब। अब यदि हम यहां से बात करें
तो तापमान जो है वो सिर्फ दो ही ऋतुओं में काउंट होता है, एक गर्मी में और एक सर्दी के अंदर। नाम सब यहाँ पर आ गया बेटा, नाम सब आपके यहाँ से आ गए, इसमें इस मैप में है सब नाम। जब पीडीएफ देख करके लिखोगे तो सब आ जाएंगे यहाँ से जी। अब देखो यहाँ से, अब गुरुजी यहाँ से, अब एक बच्चे ने कहा जी समताप की क्वेश्चन भी, समताप रेखाओं के प्रश्न नहीं आते, तापमान को लेकर के आ सकते हैं कि भाई कहाँ पर कम और कहाँ पे ज्यादा। तो ये ताप और वायुदाब का तो संबंध है, तो यहाँ पे ताप ज्यादा है, इससे कम ताप यहाँ पर है, इससे कम ताप यहाँ पर है, और उससे कम ताप यहाँ पर है जी। हाँ जी, पीडीएफ में सब नाम है, वो मैप साथ लगा रहा हूं साहब, चिंता मत करो, मैप साथ ही है, आराम से देखना जी। अब यहां से आता है गुरुजी हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक आपके यहां से आ जाता है इसी को लेकर के वर्षा, कि भाई वर्षा ऋतु है, तो हमारे यहाँ पे वर्षा कैसी होगी। वर्षा का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, हमारे यहाँ पे वर्षा होती है मानसूनी वर्षा, और मानसूनी वर्षा का मतलब है हवाओं की दिशा के साथ वर्षा, हवाओं की दिशा के साथ वर्षा, हवाओं की दिशा के साथ जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी वर्षा। जैसे ये हवाएं आ रही है दक्षिण पश्चिम से, तो इन्हीं हवाओं के साथ यदि बारिश हो जाए तो बारिश कौन सी हो जाएगी, मानसूनी वर्षा। यदि इधर से हवा आ रही है और इन्हीं हवाओं के साथ बारिश आ गई तो वो आपके क्या हो जाएंगी, मानसूनी वर्षा। दूसरा इसका मतलब मानसूनी वर्षा हुई, तो नेक्स्ट आ जाता है मानसून, कि गुरुजी हमारे यहाँ पर मानसून को लेकर के कई चीजें हैं सब, मानसून को लेकर के चीजें जाते हैं। पहली चीज की गुरुजी हमारे मानसून कौन सा आता है, तो हमारे यहाँ पर होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में मानसून कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका मतलब ये है क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर हवाएं किधर से आ रही हैं, दक्षिण और पश्चिम से आ रही हैं। हवाएं किधर से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही है, और उन्हीं हवाओं के साथ बारिश आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा साहब, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जी भाई गुड मॉर्निंग। एक ने कहा गुरुजी इसमें जालोर को किस में काउंट करेंगे, तो ज्यादा जालोर 999 में है, देखो ना ज्यादा किस में है उसमें काउंट करोगे जी। चलो, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। दूसरा एक आता है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें, एक तो आता है कि गुरुजी राजस्थान में प्रवेश, कि राजस्थान में कब प्रवेश करता है, इसकी तिथि तो सामान्यतः ये 15 या 16 जून तक राजस्थान में प्रवेश की तिथि है। औसतन राजस्थान में कब प्रवेश कर जाता है, 15-16 को। कभी हो सकता है पहले आ जाए और कभी हो सकता है बाद में आ जाए। दूसरा राजस्थान में प्रवेश, और ये करता है आपके बांसवाड़ा से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करता है, बांसवाड़ा से, और इसीलिए ये जो बांसवाड़ा इसको कहा जाता है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, बांसवाड़ा को क्या बोलेंगे, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। हंसा बेटा ये उससे ज्यादा ठीक है ना। तो मानसून की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, और राजस्थान में प्रवेश कहां से कब करता है, 15-16 जून तक प्रवेश कर जाता है, और बांसवाड़ा से प्रवेश करता है, और बांसवाड़ा को कहते हैं सब आपके मानसून का प्रवेश द्वार। जी हाँ, आगे देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक आता है, अब मैंने लिखा है यहां पर आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक लाइन कर ये लिख देता हूं मैं। एक आ जाएगा कि यह राज्य में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है, यह राज्य में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। यह राज्य में
दो शाखाओं में प्रवेश करता है, मतलब दो तरीके से, दो स्थान से प्रवेश करता है, दो ब्रांचों से प्रवेश करता है। गुरुजी कैसे, देखो, तो इधर तो मैंने लिख दिया आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में प्रवेश करता है। जैसे एक तो यहां पर मैं भारत का नक्शा बनाता हूं, ये आपका भारत का नक्शा हो गया साहब, जी, और ये हो गया हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के बीचों बीच हमारे यहां पर एक पर्वतमाला है और जिसका नाम है अरावली। अब यहां से देखो, इधर से आपका आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इधर से आया ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिम से, और किधर आता है, उत्तर पूर्व की ओर। जी, ऐसे हवाएं चलेंगी इसमें, ठीक है साहब, चलने दो बेटा। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये हमारे दो शाखाओं में प्रवेश करता है। गुरुजी दो शाखा कैसे, तो एक शाखा तो हो जाती है हमारे यहां पर अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, कि जब हवाएं अरब सागर के ऊपर से आती हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, अरब सागर की शाखा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अरब सागर की शाखा, क्योंकि आपके यहां पर क्या है, यहां पर है अपना अरब सागर। तो जब हवाएं या मानसून अरब सागर के ऊपर से आता है तो उसको क्या बोल देंगे, आपके अरब सागर की शाखा कह दिया मैंने। और ये जो अरब सागर की शाखा है, इसकी यदि हम बात करें तो आती है, एक तो ये इसकी विशेषता है कि राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश, कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा की बात करें, वो कौन सी है, अरब सागर की शाखा, है ना। एक तो ये, दूसरे यदि हम बात करें, एक आता है कि ये राज्य में सर्वाधिक नमी या आर्द्रता लेकर आती है, ये राज्य में सर्वाधिक नमी या आर्द्रता लेकर के आती है। होता क्या भाई, सामान्यतः बेसिकली यदि मैं कहूं यहां से, होता क्या है कि जब हवाएं जलीय भाग के ऊपर से आती हैं तो नमी ले लेती हैं, और उसके बाद में, है ना, उसके बाद में जैसे ये स्थलीय भाग पे आती हैं तो बारिश करना प्रारंभ कर देती हैं। तो जैसे ही स्थलीय भाग पर आएंगे बारिश करना प्रारंभ कर देंगे, जू आगे जाएंगे बारिश करती जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती जाएगी हवाओं में नमी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि हवा नमी लेकर के आई और वो नमी से ही बारिश होती है। तो बारिश करना प्रारंभ कर दिया, करती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसमें नमी की मात्रा कम। और यहाँ से देखो, ये जो हवाएं हैं इनको समुद्र से सिर्फ इतनी दूरी तय करनी पड़ती है राजस्थान में आने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो इतनी दूर में ज़्यादा आर्द्रता कम नहीं होती है, मतलब बारिश तो कर देती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती है, इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता लेकर के आती हैं। अब आर्द्रता ज़्यादा लेकर के आएंगी, तो ये भी होगा कि बारिश क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बारिश क्या होती है, कम। तो आ जाएगा कि इससे राज्य में वर्षा कम होती है, इससे राज्य में वर्षा क्या होती है, कम होती है साहब। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कहा मैंने भाई यहां से, क्योंकि बारिश होने के लिए क्या हुआ, जैसे सपोज करो ये धरातल आपका और इधर से ये हवा चल रही है, नमी युक्त हवा है, ये नमी युक्त हवाएं हैं, आगे चली जाएंगी, इनसे बारिश ही नहीं होगी। बारिश होने के लिए क्या होता है साहब, यहां से है ना, यहां से बारिश होने के लिए क्या चाहिए कि भाई बीच में कोई पर्वत सा आ जाए, बीच में ऊंचा सा क्या आ गया, कोई पर्वत आ गया। अब ऊंचा पर्वत आ गया तो नमी युक्त हवा आएंगी और आकर के इस पर्वत से टकराएंगी, और टकराने के बाद इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा। और जब हवा ऊपर जाती हैं तो ये ठंडी होती हैं,
ठंडी होने पर नमी में क्या होगा, संघनन, ये तो बचपन में पढ़ते आए हो। और उससे क्या बनेंगे, बूंद, और बूंद से क्या बनते हैं, बारिश। तो यहाँ पे संघनन होगा और उससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी यहाँ पर। तो बीच में क्या आना चाहिए, पर्वत। लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है, इससे बारिश राज्य में वर्षा कम होती है। यदि पूछा गुरुजी कारण क्या है, इसका कारण, तो बेटा इसका कारण ये है कि यहाँ पर देखो मार्ग में कोई पर्वत है ही नहीं, ये हवाएं सीधी यहाँ से आगे निकल जाती हैं। तो आता है कि भाई ये हवाएं अरावली के समांतर निकल जाती हैं। या मैं ऐसे लिख दूं, अरावली की अवस्थिति, अरावली की स्थिति कह दो या अवस्थिति कह दो, एक ही बात है। अर्थात अरावली ऐसी है तब है। यदि अरावली को चेंज कर दोगे, अरावली को चेंज कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तो इससे बारिश होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो अरब सागर की शाखा ये राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, राज्य में सर्वाधिक नमी या आर्द्रता लेकर के आती है, इससे राज्य में बारिश कम होती है। कारण यह है कि अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, या फिर मैं ऐसे कह दूं अरावली की अवस्थिति। उसके बाद में आ जाती है आपकी दूसरी शाखा। मुझे दूसरी शाखा भी है क्या, जी हाँ, और उसका नाम है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरे डोपो, तुम एक तो ना हाँ, ऐसे हंसी मजाक तो मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन सर बारिश कम होती है, कैसे बारिश कम होती है बताया नहीं क्या, बारिश कम होने का कारण नहीं बताया भाई, नहीं बताओ। एक बच्ची है कोई, मैं नाम ले देता हूँ, रजनी पचारिया है कोई लड़की, क्या मैंने यहाँ नहीं बताया क्या कि बारिश कम क्यों होती है, हैं बताओ। मेरे से समांतर तो ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने वो पर्वत ही बताया था, उससे टकराएगी तो ठंडी होगी तो बनेगी। मैंने तो ये भी बताया था ना कि भाई रास्ते में कोई सीधी कोई बाधा नहीं है तो निकल जाएगी, बीच में कोई पर्वत आएगा, टकराएगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी तो होगी साहब। ये भी बताया था मैंने इधर पर्वत बना करके, और कहा कि ये भी इसके समानांतर निकल जाती है, बीच में कोई पर्वत नहीं इसलिए कम होती है ना। लेकिन फिर भी कमेंट्स क्या, अरावली कम क्यों होती है, अब बताओ इसको मैं क्या बोलूं इसको इधर पकड़ के लाऊंगा और कह दूंगा चल तू मेरे साथ चल, तन दिखा के लाऊं। अब बताओ ये क्या करूं इनको यार, है भाई नहीं बताया हो ना तो मैं मान लूंगी गुरुजी आपने बताया नहीं है मैंने वो चित्र बनाया था आपको यहाँ, है ना, लेकिन फिर भी बता कम क्यों होते, तो उनको क्या जवाब दो तो, है ना। तो ये कहानी है यार तो मैं इसलिए मैं कहता तुम भूल गई, वाह तो इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना बंद कर देता हूं यार। ये है, और फिर उसी का कमेंट्स आएगा दोबारा देखना कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हो उसी का आएगा। तो मुझे सीधा कह दो ना कि आप हमारा नाम ले दो, मैं नाम ऐसे ले दूंगा यार, नाम के चक्कर में आप ऐसे कमेंट्स तो मत करो, इनको ऑफलाइन बना लो। रजनी तो बेटा तू ऑफलाइन आ जा, तो मेरे सामने स्टूडियो में ना कुर्सी पे या कुर्सी डाल के बैठ और यहाँ पढ़। हाँ जी आ जाओ, बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें। अब गुरुजी बंगाल की खाड़ी की शाखा की तो हवा इधर जा रही है, ये कैसे पहुंचेंगी, तो बेटा इधर आपका एक देश है म्यांमार, ये हवाएं क्या होती हैं इस म्यांमार से में अंदर पहाड़ियां हैं, इनसे टकरा करके और ये हवाएं इधर घूम जाती हैं
अब कहेगा जी क्यों घूम गई, भाई हवा किसी से टकरा करके इधर तो घूमेगी ही, इधर घूम गई, उन पहाड़ियों से टकरा कर इधर घूम गई, तुम भी तो कहीं से टकरा करके घूमते ही हो इधर घूम गई। और ये हवाएं धीरे धीरे चलती चलती और कहां पहुंच गई, राजस्थान में। जब राजस्थान में आ जाएगी और किधर से क्या आ रही है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तो शाखा कौन सी जाएगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, एक तो आ जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा। अब इससे सर्वाधिक क्यों होती है, इसमें कम होगी तो उससे ज्यादा होगी, तो राज्य दो ही शाखाएं हैं साहब, इसी से ज्यादा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा की बात करें, एक तो ये हो जाएगी। दूसरा एक इसमें आता है गुरुजी, पूर्वइयां क्या होती हैं, पूर्वइयां क्या होती हैं। अब ये हवाएं देखो राजस्थान में कौन सी डायरेक्शन से आ रही हैं, पूर्व से। तो आ जाएगा कि इस शाखा में पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं, इनको क्या बोल देते हैं, पूर्वइयां, है ना। इनको क्या बोल दिया, पूर्वइयां कह देंगे साहब। अब ये हवाएं देखो, अब मेरे बच्चों को समझना, जब ये हवाएं चलती चलती आगे आई और आगे आकर के किससे टकराएंगी, अरावली से टकरा जाएंगे, अरावली से। जब अरावली से टकरा जाएंगी तो इनके द्वारा बारिश कहाँ हो जाएगी, इधर पूर्वी राजस्थान में। और जब ये हवाएं आगे जाएंगी तो हवाओं में नमी नहीं होगी, तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। तो इन हवाओं के सामने, मतलब मानसूनी हवाओं के सामने का वो स्थान जहां पे बारिश नहीं होती, उसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो एक आता है कि इस शाखा में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है साहब। अब कहां होता है ये भी देख लो, कहां होता है, निर्माण होता है कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब था कि इन मानसूनी हवाएं आएंगी, ये अरावली से टकरा करके यहाँ पे बारिश कर देती हैं, यहाँ पे बारिश कर दी, उसके बाद जब ये हवाएं आगे जाती हैं तो उनमें नमी नहीं होती, और इन हवाओं के सामने जो नमी, यहाँ पर बारिश नहीं होती, तो उस प्रदेश को, तो मानसूनी हवाओं के सामने का वह स्थान जहां बारिश नहीं होती उसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश जी। तो ये आपके यहां से आ जाती है साहब। तो इस शाखा में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, और ये कहां होता है, आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जी। ये आपके यहां से आ जाता है। चलो और आगे देखो साहब, चलो आगे बढ़ो यहां से। ये तो हो गई इन दो शाखाओं की बात। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब आता है कि राज्य में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्षा ऋतु पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब परिस्थितियां बदल रही हैं, और इसका प्रभाव जो है ना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है साहब। कैसे, तो आ जाएगा प्रभाव क्या है, तो वो है कि वर्तमान समय में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का औसत लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा का औसत लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी बात करेंगे भाई, ठीक है। ये कुछ बातें यहां से आ जाती हैं। तो आज हो गया टाइम इसका पूरा। चलो
अब मिलेंगे कल दोबारा से इसी समय। इमरान नहीं है बेटा ऐसा कुछ भी। सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। दीपक क्या हुआ बेटा? है ना, चलो धन्यवाद।